नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और चिलमजीवी बनाम अब्बाजान, ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की बड़ी लड़ाई बनकर सामने आ रही है। एक तरफ अखिलेश यादव ने जब ये बयान दिया कि चिलमजीवी लोगों को इस प्रदेश के विकास से क्या फ़ायदा, तो उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब्बाजान वाला बयान दे चुके हैं। मगर आज तक को लगता है कि शब्दों की गरिमा सिर्फ अभी धूमिल हुई है। इसके साथ साथ सवाल ये उठा कि जब चिलमजीवी वाला बयान दिया गया तो उस बयान के बाद जो प्रतिरोध था वो तो ना तो जनता की तरफ से आया, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया, बल्कि प्रतिरोध आया इस देश के संत समाज की तरफ से। संत समाज ने चिलम पीने की दावेदारी को सिर्फ अपने ऊपर लेते हुए कहा कि ये उनके जीवन की सबसे ज़रूरी वस्तु है। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे तथ्य को लेकर के स्पष्टीकरण देने की भूमिका में सिर्फ संत समाज खड़ा है। संत समाज का कहना है कि चिलम और संत समाज के इस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं करेगी। चिलम के विषय पर बात करना हिंदू धर्म का अपमान करने जैसा है। भगवा वस्त्र पहनने वाले योगी आदित्यनाथ को चिलमजीवी कहना इस देश के हिंदू धर्म का अपमान है। अगर ऐसा ही था तो ये बयान इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से भी आ सकता था। लेकिन शायद ये बात अभी तक तय नहीं हो पाई है कि इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले मुख्यमंत्री हैं या पहले साधु हैं, पहले योगी हैं या पहले आदित्यनाथ हैं। ये बात अभी तक जनता को तय नहीं है। इसलिए ही मुख्यमंत्री से किया गया हर सवाल धर्म का विरोधी हो जाता है और लोकतंत्र और धर्म की इस लड़ाई में लोकतंत्र बहुत पीछे पड़ा रहता है और धर्म जीत जाता है। दूसरी बात यह है कि नारकोटिक्स विभाग जब मुंबई में रेड करके कई लोगों के पास से गांजा बरामद करता है तो उसे सजा दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चिलम के समर्थन में सरेआम हिंदू समाज के लोग ये बात कह रहे हैं कि ये धर्म का अपमान है इस पर बात करना। तो ये दोहरी नीति किस तरीके से है? एक और बड़ा सवाल ये है कि जब इस प्रदेश में चुनाव के समय भाषाई गरिमा का स्तर गिरता है तो सिर्फ नेताओं की भाषाई गरिमा नहीं होती है, वो भाषाई गरिमा इस देश की जनता की भी प्रभावित होती है। अब्बाजान जैसे संबोधन अगर एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति कर रहा है तो समझिए कि उसकी मानसिकता कितनी दूषित हो सकती है। सवाल ये है कि चुनाव में न तो अब्बाजान की आवश्यकता है, ना आंदोलनजीवी की, ना चिलमजीवी की। आवश्यकता तो उन तीन बेसिक मुद्दों की है जिन पर राजनीति हो रही है। आपके रोजगार का मसला जिस पर भारतीय जनता पार्टी दावे से असफल दिखाई देती है, आपकी शिक्षा का मसला जो 1.5 साल के लॉकडाउन में बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और आपकी जाति आधारित जनगणना और आपकी हिस्सेदारी का मसला। क्या इन तीनों मसलों पर देश के बड़े मीडिया चैनल बात कर रहे हैं? आप बार बार देखिए कि उस एक बयान को लेकर के आज तक किस तरीके से पत्रकारिता कर रहा है या एबीपी न्यूज़ कैसी स्टोरी डिज़ाइन कर रहा है। क्या इन दोनों कहानियों में कहीं से भी जनता के हित की कोई बात हो रही है? अगर नहीं तो टीवी पर इन्हें क्यों प्रसारित किया जा रहा है? इसके पीछे के कारण को भी समझिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चिलम के इतिहास की कि आखिर इस देश में चिलम आई कब। असल में एक रिपोर्ट बताती है कि 1609 के आसपास इस देश में पहली बार तंबाकू लेकर के एक पुर्तगाली यात्री आया था। उस यात्री का नाम वर्नेल था। वर्नेल बादशाह अकबर के दरबार में आते हैं और उन्हें पहली बार तंबाकू का स्वाद एक चिलम के जरिए देते हैं। बादशाह को चिलम पीते हुए देख करके उस सभा में बैठे तमाम लोगों को तंबाकू को अब वो धुआं अपने गले से उतारने का बार बार मन करता है, और उस दौर से लेके फिर तंबाकू और चिलम का संयोजन शुरू हो जाता है। इसके बाद के वर्णन को भी पढ़ें तो चिलम पीना भारतीय संस्कृति नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है। पहले अमेरिकी लोग बीड़ी के अंदर तंबाकू रख के या कागज़ के अंदर तंबाकू रख के उसका इस्तेमाल करते थे और उसे बीड़ी और सिगरेट नाम दिया गया। उसके बाद मुगलों द्वारा ये संस्कृति भारत में लाई गई और भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई। तो जो चीज़ भारतीय संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है, असल में वो हमारे धर्म की पहचान बन जाती है, और जो हमारी संस्कृति है उसे राजनीति के आड़ में दबा दिया जाता है। कहने को तो ये गंगा जमनी तहजीब है, लेकिन इस देश में दो धर्म आपस में लड़े, इसकी पूरी व्यवस्था राजनीतिक पार्टियों ने कर दी है। लेकिन आपको तय करना है कि आपको सरकार किसकी बनानी है, चिलमजीवी की या फिर आंदोलनजीवी की, योगी आदित्यनाथ की या फिर अखिलेश यादव की। इन तमाम मसलों में ये आप मत भूलिएगा कि इन सबसे ज़रूरी आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, क्योंकि चिलम का इतिहास तो लगभग 400 साल पुराना है, लेकिन आपको अपने आने वाले 20 से 25 सालों का भविष्य निर्धारित करना है। तो चिलम के चक्कर में पड़ के अपने राजनीतिक मुद्दों से मत भटकिए। एक बात याद रखिए कि चुनाव अगर रोजगार के मसले पर और जाति आधारित जनगणना के मसले पर लड़ा जाएगा
तो कहीं ना कहीं फायदे की स्थिति में जो खड़ा होगा वो जनता होगी। बाकी देखते रहिए अभी कितने शब्द बाण और चलाए जाएंगे और कौन कौन से आरोप नेता एक दूसरे पर लगाएंगे। तब तक की अपडेट्स के लिए बोलतंत्र से जुड़े रहिए, स्वतंत्र मीडिया के साथ चलिए, क्योंकि हमें कोई विज्ञापन पतंजलि नहीं देता है, हम आपके भरोसे और आपके सहयोग से चलते हैं। धन्यवाद।